यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आप लोगों ने डिमांड किया था कि जो मैम क्लासेस के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी करा दीजिए, तो मैं आज से क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। आज हम क्लास हिस्ट्री का करेंगे, चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास। चैप्टर नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसलें उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा कौन सी फसलें उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले गेहूं और जौ दोनों गेहूं और जौ आप लोगों को पता है बिंद की पहाड़ियां हैं, उस जगह आप लोगों को गेहूं वगैरह की उपजने की आप लोगों को साक्ष्य मिलते हैं नर्मदा नदी के पास में, जहाँ पर मनुष्य सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, गेहूं चावल वगैरह की स्टार्टिंग की थी। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ आरंभ किया, लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया था। ठीक है, इन फसलों को उपजाने का कार्य किर्धन और सुलेमान पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। किर्धन और सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं वो आपको पाकिस्तान के साइड में देखने को मिलेगा, उस तरफ किर्धन और सुलेमान की पहाड़ियां हैं। ठीक है, गेहूं और जौ उपजाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। गेहूं और जो जौ का उपजाने का साक्ष्य कहाँ है, मेहरगढ़ से मिला है, जो बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम तत्वों के अनुसार चावल बुझाने का साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। जो ये संत चावल उपजाने के साक्ष्य कहाँ, जो विंध्य की पहाड़ियां हैं वहां पे आप लोगों को देखने को मिला है, जो नर्मदा नदी के पास में, जहाँ पे लोग सबसे पहले रहना स्टार्ट किए थे। यह साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि दारू तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र एवं अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। इस तरफ क्या है, कृषि का काफी विकास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बी देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप आरंभिक नगर का विकास कब हुआ। जो भारतीय उपमहाद्वीप आरंभिक नगर का विकास कब हुआ था, तो ये विकास हुआ था सिंधु इसकी सहायक नदियों के किनारे। ये कहाँ हुआ था, सिंधु की इसकी सहायक नदियां हैं उसके किनारों में स्टार्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या क्या व्याख्या है। तो व्याख्या है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। सिंधु नदी आप लोगों को पता है थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के पास से होता है और ज़्यादातर पाकिस्तान में है, तो उसके पास में क्या है, लोग रहना स्टार्ट किए थे। नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जो सबसे पुरानी सभ्यता में मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे व विकास 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ था और इसके 4700 वर्ष पहले हो गया था। तो सिंधु नदी के जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी मानी जाती है, विकसित। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि गंगा नदी के दक्षिण इसकी सहायक नदी के सोन के आसपास सचित काल में किस नाम से जाना जाता है। जो वो एरिया है वो कौन सा काल कहा जाता था, तो मगध है। सबसे पुराना काल कौन सा था, तो मगध है। जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है मगध। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सोम नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। जो सोम नदी का आसपास का क्षेत्र है वो मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल में सबसे बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, इसके शासक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। जब खून खराबा हुआ था तो वो लोग उस तरफ व्यापार के राज्यों की तरफ जाते हुए उड़ीसा की तरफ से जो उनकी लड़ाई हुई तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खून खराब होने लगे, औरतें क्या है विधवा होने लगी, तो उनके खून ब्लड वगैरह देखकर वो क्या है लड़ाई छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए। ये मैं अलग से बता रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्षण ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत देश के नाम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस और इंदोस इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख सांस्कृतिक भाषा कृति ऋग्वेद में मिलती है। तो हाँ, मिलती है। तो इन दोनों में से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पूर्व में रहने वाले समूह के लिए किया जाता है। जो भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो उत्तर पूर्व में रहने वाले समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इससे भारत समूह का प्रयोग देश के लिए होने लगा था। भारत नाम से प्रयोग क्या है, देश के लिए होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पांडुलिपि के संदर्भ में इनमें से कौन सा से कथन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या, अतीत में लिखी हाथ से लिखी पुस्तक के पांडुलिपि कहलाती है। सेकंड हमारा क्या कहता है, अंग्रेजी की पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा के शब्द मीनू का अर्थ होता है हाथ से निकला है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि पांडुलिपि का तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजन पात्र पर लिखी जाती है। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है लग रहा है, लेकिन ये जो ऊपर वाला ऑप्शन दे रहा है वो गलत है। जो पांडुलिपि तार के पत्तों को काटकर, ये हमारा गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, पांडुलिपि या केवल मंदिरों या बिहार से प्राप्त हुआ है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ऊपर वाला हमारा जो ए बी सी हमारा तीनों सही होता है, डी हमारा गलत होगा। ठीक है, तो कथन ए बी और सी तीनों सही है, डी हमारा गलत है क्योंकि पांडुलिपि जो मंदिर और बिहार के अलावा बहुत ही जगहों से मिले गए, तमिल भाषा में भी मिले हैं। तो पांडुलिपि या विविध प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और तमिल भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर पढ़ सके और उनका पालन कर सके, वो अभिलेख कहलाते। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, केवल बी। ठीक है, कि क्या करते थे, इसकी व्याख्या से समझ लेते हैं हम लोग। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। अभिलेख राजा और रानियों के सारे विचार और विवरण आदि का उल्लेख किया जाता है। ये राजा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे राजा होगा, जो सही से लिखाया नहीं है। ठीक है, राजा होगा। 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है, कौन सी लिपि में लिखा है, यूनानी और आरामकई में लिखा गया है। किसमें, यूनानी और आरामकई, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक का गंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आरामकई नामक 2 अलग अलग लिपियों तथा भाषाओं में लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में तो इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट चैप्टर में और देखेंगे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।